वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से और अकाफ़ी जायदाद के ताल्लुक से आए दिन हमें नेगेटिव न्यूज़ सुनने को मिलती है। आए दिन घपले, घोटाले, इस तरह की खबरें आम होती जा रही हैं। लेकिन लोगों को वक्फ के ताल्लुक से मालूमात में काफ़ी कमी है। लोगों को जानकारी हासिल करनी चाहिए और बहुत सारे वक्फ के रूल्स जो 2014 में बने हैं और उसके बाद जो रूल्स बने हैं उस ताल्लुक से जानकारी बहुत कम लोगों को है। इस ताल्लुक से जानकारी पहुंचाने के लिए हम लोग आज पहुंचे हैं, एडवोकेट महमूद पटेल साहब के पास पहुँचे, जो वफ़ के ज़्यादातर केसेस ये लड़ते हैं। इनको काफ़ी अच्छी वफ़ की जानकारी है और माइनॉरिटी कमीशन में ये रुकन भी रह चुके हैं। साहब, आज हम लोग वफ़ के ताल्लुक से बात करने के लिए आपके पास आए हैं। जानकारी जो है वफ़ की बहुत कम लोगों को है। लोगों को ये लगता है कि वफ़ की सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है और करोड़ों की आमदनी है और वक्फ बोर्ड खर्च नहीं कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे मनगढ़ंत चीज़ें भी हैं। लोगों को जो है वफ़ का नाम भी जो है इस तरह से ख़राब भी होता है। वक्फ बोर्ड के जो ज़िम्मेदार हैं उनका कहना है कि ज़्यादातर न्यूज़ें जो आती हैं वो न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ आती है वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से, पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती, जबकि बोर्ड बहुत सारे पॉजिटिव काम भी कर रहा है। आज हम ख़ास करके वक्फ बोर्ड के ताल्लुक से आपसे जानकारी हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहले मुख्तसर बताएं कि वक्फ बोर्ड किस तरह से चलना चाहिए, उसका ऑपरेशन कैसा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वक्फ एक्ट 1954 में पास की थी हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद। फिर 1995 में जो है एक्ट रिपील हो गया, 1954 एक्ट। फिर 1995 एक्ट आया। इसके अंदर काफ़ी अमेंडमेंट भी आए, यहाँ तक कि 2013 में भी जो है अमेंडमेंट्स लाए गए। वक्फ बोर्ड दरअसल चलना जो है क़ानून के तहत चाहिए। पहली बात तो वक्फ बोर्ड का लीगल डिपार्टमेंट इस क़ानून को जो है थरोली एग्जामिन करे, एक एक प्रोपोजिशन ऑफ लॉ के ऊपर, और सही मशवरे वक्फ बोर्ड के सामने रखें। जब भी कोई एक रिपोर्ट आती है वो डिस्ट्रिक्ट वक्फ लेवल से, और रिपोर्ट किस बुनियाद पर आई है, वो रिपोर्ट क्या सही है या गलत है, उसके बारे में तहक़ीक़ात होना चाहिए। और वक्फ बोर्ड भी जो है कोई फ़ैसला अगर लेना है तो एकदम अंधाधुन आंख बंद करके फ़ैसला नहीं ले सकता। बग़ैर बुनियाद के, बग़ैर किसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के भी कोई रेजोल्यूशन पास करना सही नहीं है। रेजोल्यूशन लिटरली क्या है, एक फ़ैसला है वो बोर्ड का, और फ़ैसला जो है बहुत एक बाविखार फ़ैसला होना चाहिए। अदालतों में आने के बाद वो फ़ैसले अगर सेटिस्फाइड होते हैं तो एक टाइप का एक मौकरी, एक मजाक बन जाता है। तो एक वक्फ बोर्ड चलाने के लिए जो है हमारे हाथ में तमाम क़वानीन हैं। इसके अंदर उस क़वानीन का अगर इस्तेमाल सही तरीक़े से हुआ, यानी हालात की रोशनी में और डॉक्यूमेंट्स की रोशनी में, तब फ़ैसले भी सही वक्फ बोर्ड के आ सकते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि वक्फ बोर्ड की जो जान है वो रेजोल्यूशन। हाँ, वक्फ बोर्ड का रेजोल्यूशन जो है एक फ़ैसला है, एक डिसीशन है वो। अगर कोई फ़ैसला वक्फ बोर्ड जो है गलत भी कर दिया है तो सेक्शन 26 में वक्फ बोर्ड की चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को इख्तियार है कि वो फ़ैसला अगर क़ानून की रोशनी में, हालात की रोशनी में, या उस फ़ैसले से किसी इदारे को या जायदाद को या लोगों को या कौम और मिल्लत को नुकसान अगर पहुंचने के हालात हैं, तो वो फ़ैसले को रिकन्सिडरेशन के लिए सेक्शन 26 के तहत चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोर्ड में रख सकते हैं। लेकिन बहुत ऐसे कम ऑर्डर्स जो हैं, फ़ैसले जो हैं, सेक्शन 26 के तहत रेफ़र किए गए हैं। मैक्सिमम वक्फ बोर्ड के चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी बनती है, जब भी बोर्ड अगर कोई डिसीशन लेता है तो हर फ़ैसले को केयरफुली क़ानून की रोशनी में एग्ज़ामिन करना। अगर थोड़ा भी गैर क़ानूनी है फ़ैसला तो फिर से रिकन्सिडरेशन के लिए रखना। अगर बोर्ड रिकन्सिडर नहीं करता है तो सीईओ को ये भी इख्तियार है कि वो गवर्नमेंट के सामने फॉरवर्ड करे कि बोर्ड जो है अपने फाइंडिंग्स के साथ रखना चाहिए कि कहाँ पर गलती हुई है फ़ैसले में। तो लिहाजा वक्फ बोर्ड के जितने भी फ़ैसले होते हैं रेजोल्यूशन की शक्ल में, वो बाविखार फ़ैसले बाज़ाब्ता सबूत की बुनियाद पर होना चाहिए। अगर कोई शख्स कंप्लेंट देता है तो वह कंप्लेंट में प्रिमा फेशी है क्या, वो कंप्लेंट को देने वाले की लोकस स्टैंडी है, उसको इख्तियार है क्या कंप्लेंट देने का, और वो कंप्लेंट को जो है एग्जामिनेशन करके अगर बोर्ड मुतमईन होता है तब इंक्वायरी के लिए ऑर्डर होता है। बग़ैर मुतमईन हुए के, बग़ैर को उसके प्रिमा फेशी देखे बग़ैर जो है अगर इंक्वायरी के लिए भेज देते हैं। ये भी देखा गया है बोर्ड में जितने इंक्वायरीज़ होते हैं वो इंक्वायरीज़ करने के इख्तियारात बोर्ड के हैं। अच्छा, इंक्वायरी किस तरह से होती है? इंक्वायरी के क्या रूल्स हैं? किस तरह से कौन करते हैं इंक्वायरी और कितने दिन में होनी चाहिए, कैसे होती है? देखिए,
कई इंक्वायरीज हैं एक्ट के अंदर। मसलन अब सेक्शन 52 ऑफ द वक्फ एक्ट 95 ले लीजिए। अगर कोई शख्स अवकाफ़ी जायदाद जो रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द वक्फ एक्ट, रजिस्टर्ड अवकाफ़ी जायदाद अगर बेचता है वक्फ बोर्ड के बगैर सैंक्शन के, तो इंक्वायरी बोर्ड को इख्तियार है करने की, सीओ को नहीं है। या नहीं तो वक्फ बोर्ड जो है सीओ को पावर डेलीगेट करना बाय वे ऑफ ए स्पेशल और जनरल रेजोल्यूशन के उनके इख्तियारात को चलाने के लिए। अदरवाइज सीओ कैन नॉट एनक्रोच अपॉन द पावर्स ऑफ द बोर्ड, क्योंकि एज पर सेक्शन 23 सबसेक्शन 3 ऑफ द वक्फ एक्ट 1995 द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द बोर्ड एंड ही इज द एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड। अब यहाँ पर देखने में मिलता है सेक्शन 52 के इंक्वायरीज ले लो या सेक्शन 70 के इंक्वायरीज ले लो, मिस मैनेजमेंट मिस अप्रोप्रिएशन के, तो जनरली वक्फ बोर्ड के सीओ या एडिशनल सीओ ही करते हैं। बट ये भी देखा गया है कि जहाँ बोर्ड जो है अपने इख्तियारात को डेलीगेट नहीं किया है, लिहाजा बोर्ड जब तक अपने इख्तियार को डेलीगेट सेक्शन 27 के तहत नहीं करता, ऑफिसर्स उनके बोर्ड के इख्तियार में मुदाखलत भी नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज़ ये है कि मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं, फिर उसके बाद इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी होने में, कंप्लेंट से लेकर इंक्वायरी होने तक काफ़ी लंबा वक्त गुजर जाता है। उसके बाद अगर इन्फ्लुएंस काम कर जाता है तो उस इंक्वायरी को री इंक्वायरी में डाल दिया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, एक बार प्रूफ होने के बाद इंक्वायरी कमेटी में दोबारा जो है सो इंक्वायरी किया जाता है, ये क्या प्रोसीजर है? देखिए, इंक्वायरी एक ही बार होनी चाहिए, दो बार इंक्वायरी करने का कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर कंप्लेंट प्रेमा फेशी है, बोर्ड मुतमईन है, तो बोर्ड एक स्पीकिंग रेजोल्यूशन के तहत इंक्वायरी को जब बैठता है तो इंक्वायरी के अंदर तमाम शहादत को लेकर, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अपोनेंट के ख़िलाफ़ जिसके ख़िलाफ़ इंक्वायरी होती है उनकी शहादत, कंप्लेनेंट की शहादत लेके जो है एक बार फ़ैसला कर दिया तो वो मुनासिब है। अगर इंक्वायरी होती है फिर उसको जो है पेंडिंग कर देते हैं, फिर री इंक्वायरी के लिए जाते हैं, ये गैर क़ानूनी है। री इंक्वायरी करने के इख्तियारात नहीं ही, एक ही बार इंक्वायरी होती है। बार बार इंक्वायरी करने के इख्तियारात को जो है ये इख्तियारात को जो है उन्होंने इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताएं कि आम लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। आजकल जिस तरह से वक्फ के मामला आते हैं, सीईओ वर्सेस चेयरमैन होता है और वक्फ बोर्ड वर्सेस गवर्नमेंट होता है। क्या गवर्नमेंट सुप्रीम है या बोर्ड ऑटोनोमस बॉडी है? क्या वो खुद मुख्तार है? किस तरह से ऑपरेशन होता है? स्टेट वक्फ बोर्ड जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसमें कुछ इख्तियारात हुकूमत के हैं, जैसा सेक्शन 66 है या जैसा सेक्शन 97 या 96, 97 है, वो इख्तियारात जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के डायरेक्शंस आते हैं। या बोर्ड को सुपरसीड करने का मामला है तो सेक्शन 99 में जो है गवर्नमेंट के इख्तियार। तो गवर्नमेंट के इख्तियारात वक्फ एक्ट 1995 में अलहदा है, समझे। अगर सीओ वर्सेस बोर्ड अगर कुछ कंट्रोवर्सी चलती है, पहली बात तो चाहिए कि सीओ और बोर्ड दोनों एक ही ट्रैक पर चलना चाहिए। एक पटरी के जो है दो हिस्से ही उन्हों, जो एक पटरी के दो व्हील्स हैं। लेकिन आज तक तो ऐसा दो व्हील एक साथ चलते हुए नज़र नहीं है, क्योंकि सीईओ हुकूमत का नुमाइंदा नज़र आता है और बोर्ड जो है वो अपना चलाना चाहता है। बेशक सीईओ का तकर्रुर हुकूमत से ही होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सीईओ जो है बोर्ड की मुखालिफत से में काम करे या बोर्ड सीईओ के मुखालिफत में जाए। दोनों के अपने, अब सेक्शन 25 में सीईओ के इंडिपेंडेंट इख्तियारात हैं। अब रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट है सेक्शन 54 में, सीईओ के इंडिपेंडेंट इख्तियारात हैं। उनके इंडिपेंडेंट इख्तियारात में बोर्ड भी मुदाखलत नहीं कर सकता। बोर्ड के जो इख्तियारात में उसमें सीईओ डायरेक्ट मुदाखलत नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने जो है एजेंडाज उनके सामने लाकर जो है उनको हाईलाइट कर सकते हैं, और दोनों साथ अगर चलेंगे तो तभी वक्फ बोर्ड सही चलने के जो है इम्कानात हैं। वरना अगर दोनों की राय अलग अलग हो गई, अगर हुकूमत के नुमाइंदे होने के खातिर अगर सीईओ जो है वक्फ बोर्ड की मुखालिफत में काम अगर करते हैं तो फिर जो है वो कानून का वायलेशन उल्लंघन होता है। अच्छा, अगर सुपरसेट करने का पावर हुकूमत के पास है तो किस बेस पे हुकूमत सुपरसेट कर सकती है? क्या किसी भी छोटी मोटी चीज़ों को लेके क्या हुकूमत किसी भी वक्त वक्फ बोर्ड को सुपरसेट कर सकती है? तो अगर ऐसा होता है तो फिर बोर्ड किस तरह से उसे डिफेंड करेगा? देखिए, सेक्शन 99 ऑफ दी वक्फ एक्ट के तहत स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर है बोर्ड को सुपरसीड करने का। कब? अगर बोर्ड अपने लिमिट को एक्सीड कर रहा है या क़ानून की मुखालिफत में कोई फ़ैसले कर रहा है। उसके अंदर ये आप देखेंगे
प्रोपोजिशन ऑफ लॉ के अंदर, इफ़ द बोर्ड इज़ एक्सीडिंग इट्स लिमिट और एक्टिंग प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द वक्फ, ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को जो है बोर्ड को सुपरसीड करने का इख्तियार है। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 99 में जो है नोटिस दे के उनसे रिप्लाई लेके, अगर गवर्नमेंट उनकी बोर्ड की रिप्लाई से मुतमईन नहीं है तो बोर्ड को जो है सुपरसीड कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है 6 महीने के लिए। वहाँ पर जो है गवर्नमेंट कैन अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू फंक्शन इन प्लेस ऑफ द बोर्ड। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एडवोकेट महमूद पटेल साहब जो वफ़ के ताल्लुक़ से हमें ये सारी जानकारी दे रहे थे। हम लगातार आपको वफ़ के ताल्लुक़ से जानकारी पहुंचाते रहेंगे। आप लोगों को भी चाहिए कि आप वफ़ के कानून को पढ़ें, वफ़ एक्ट, वक्फ रूल्स, इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ है, किस तरह से लीज़ रूल दिया जाना चाहिए, लिया जाना चाहिए, और बोर्ड को किस तरह से बोर्ड चलाया जाना चाहिए। अगर तमाम लोग वक्फ के कानून को जानेंगे तो आने वाले दिनों में वक्फ के ताल्लुक से जो गलतफहमियां हैं वो दूर हो सकती हैं, और वक्फ में अगर कुछ घोटाले या बदनवानी हो भी रहे हैं तो उसे रोकने के लिए ये काम आ सकता है। और हम आगे भी आपको लगातार वक्फ की जानकारी देते रहेंगे।